हेलो दोस्तों, तो जीके के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 30 जीके के क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आगामी सभी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखा जाए। और इसमें हम लोग जीके और जीके जीएस दोनों को क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि एग्जाम पैटर्न पे आधारित रहता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए है मंत्री परिषद, ऑप्शन बी है मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ये पूछ रहा है कि यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो ये निहित होता है मंत्री परिषद में, इसलिए 1 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य बारी बारी से। तो ये पूछ रहा है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, कौन करता है? तो ये करता है प्रधानमंत्री, इसलिए 2 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके पश्चात पर्यंत पदासीन रहता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के, ऑप्शन बी है लोकसभा के, ऑप्शन सी है राज्यसभा के और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री के। तो ये पूछ रहा है कि मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति पश्चात पर्यंत रहते हैं? तो ये रहते हैं लोकसभा के प्रति, इसलिए 3 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? ऑप्शन ए है लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन बी है राज्यसभा के सदस्य और ऑप्शन सी है संसद के सदस्य और ऑप्शन डी है कोई भी व्यक्ति। तो ये पूछ रहा है कि कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो ये होता है संसद का सदस्य, इसलिए 4 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं और ऑप्शन सी है यदि वो पूर्ण में निर्वाचित सांसद रहा हो, ऑप्शन डी है कुछ प्रतिबंधों के साथ। तो ये पूछ रहे कि क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो हाँ बन सकता है, इसलिए 5 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ये पूछ रहे कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है राष्ट्रपति, इसलिए 6 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति संसद की किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री पद पर रह सकता है? ऑप्शन ए है 3 महीना, ऑप्शन बी है 6 महीना, ऑप्शन सी है 1 वर्ष या ऑप्शन डी है जब तक प्रधानमंत्री चाहे। तो ये पूछ रहा है कि कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य हुए बिना कितनी अवधि तक मंत्रिपरिषद के पद पर रह सकता है? तो ये 6 महीना तक रह सकता है, इसलिए 7 का होगा ऑप्शन बी। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दिए। जो लोग नए हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा है पद पर? तो ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है चौधरी चरण सिंह और ऑप्शन डी है बिपिन सिंह और ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये पूछ रहा है कि किसके कार्यकाल के दौरान सबसे कम समय तक मंत्री पद पर प्रधानमंत्री पर आसीन रहा है? तो ये रहा है अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि सबसे कम समय पर प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहा है, इसलिए 8 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं? ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल,
ऑप्शन बी है कृष्ण मेनन, ऑप्शन सी है गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन डी है KR कामराज। तो ये पूछ रहा है कि कौन 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ये किया है गुलजारी लाल नंदा ने, इसलिए 9 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति है। ऑप्शन है राजीव गांधी, ऑप्शन बी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो ये पूछ रहा है कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है। तो ये है राजीव गांधी, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, इसलिए 10 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी है के गुजराल। तो ये पूछ रहे कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है। तो ये है मोरारजी देसाई, इसलिए 11 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरोधी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया था। ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। तो ये पूछ रहे कि ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरोधी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया था वे कौन थे। तो वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसलिए 12 का होगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, ऑप्शन डी है संसद के प्रति। तो ये पूछ रहे हैं मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति। तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए 13 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। तो ये पूछ रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद मंत्री के उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए 14 का होगा ऑप्शन डी, केवल लोकसभा के प्रति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। ऑप्शन ए है 3 माह तक, ऑप्शन बी है 6 माह तक, ऑप्शन सी है 1 वर्ष तक, ऑप्शन डी है जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो ये पूछ रहा है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर कितने समय तक आसीन रह सकता है। तो ये रह सकता है 6 माह तक, इसलिए 15 का होगा ऑप्शन बी, 6 माह तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वही मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और उसी पद पर मुक्त होना पड़ता है। ऑप्शन ए है 6 माह के बाद, ऑप्शन बी है 1 वर्ष के बाद, ऑप्शन सी है 2 वर्ष के बाद, ऑप्शन डी है 3 वर्ष बाद। तो ये पूछ रहा है भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य नहीं है और उसे मंत्री पद से मुक्त होना पड़ता है कितने समय के अंतराल में। तो ये होता है 6 माह के बाद होता है, इसलिए 16 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की विवेचना करता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 70, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 74, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 75। तो ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की विवेचना करता है। तो ये करता है अनुच्छेद 75, इसलिए 17 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं। ऑप्शन ए है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी है लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल के सदस्य।
तो ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो ये करते हैं मंत्रिपरिषद पर, इसलिए 18 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन बी है लोकसभा के प्रति, ऑप्शन सी है राज्यसभा के प्रति, ऑप्शन डी है संसद के प्रति और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे हैं संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए 19 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहले अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? ऑप्शन ए है वर्ष 1954 में, वर्ष 1961 में और ऑप्शन सी है 1963 में और वर्ष ऑप्शन डी है वर्ष 1975 में। तो ये पूछ रहे स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहले अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो ये लाया गया था वर्ष 1963 ईस्वी में, इसलिए 20 का होगा ऑप्शन सी, 1963 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है असम। तो ये पूछ रहा है कि कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है, इसलिए 21 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वारिकाधीश मंदिर इनमें से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन डी है मथुरा, ऑप्शन डी है कानपुर। तो ये पूछ रहा है कि द्वारिकाधीश मंदिर इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है मथुरा में, इसलिए 22 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है बीमल मंदिर, ऑप्शन बी है तेजपाल मंदिर, ऑप्शन सी है विश्वनाथ मंदिर, ऑप्शन डी है वास्तुपाल मंदिर। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है? तो ये है विश्वनाथ मंदिर, जो कि माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है, बाकी सब उस माउंट आबू पर्वत पर स्थित है, इसलिए 23 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीवर्धन का मंदिर कांचीपुरम किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए है शिव, ऑप्शन बी है विष्णु, ऑप्शन सी है ब्रह्मा और ऑप्शन डी है सूर्य। तो ये पूछ रहे हैं कि श्रीवर्धन का मंदिर कांचीपुरम किस देवता को समर्पित है? तो ये है विष्णु को समर्पित है, इसलिए 24 का होगा ऑप्शन बी, विष्णु को समर्पित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रह्मा का एक मंदिर, केवल एक ही मंदिर है, वह मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पुष्कर में, ऑप्शन बी है उज्जैन में, ऑप्शन सी है द्वारिका, ऑप्शन डी है केदारनाथ। तो ये पूछ रहे हैं कि भारत में ब्रह्मा का केवल एक ही मंदिर है, वह मंदिर स्थित है, वह मंदिर पुष्कर में स्थित है, इसलिए 25 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है सीधी दिशा में चली जाती है, ऑप्शन बी है अविलंबित की ओर झुक जाती है, ऑप्शन सी है अविलंब से दूर हटती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये अविलंबित की ओर झुक जाती है, इसलिए 26 का होगा ऑप्शन बी, अविलंबित की ओर झुक जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से बड़े कैसे बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? ऑप्शन ए है प्रकाश के परिवर्तन के कारण, ऑप्शन बी है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी है प्रकाश के विवर्तन के कारण, ऑप्शन डी है प्रकाश के प्रक्षेपण के कारण। तो ये पूछ रहा है कि किस कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इसलिए 27 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? ऑप्शन ए है प्रकाश के विवर्तन के कारण, ऑप्शन बी है प्रकाश के अपवर्तन के कारण,
और ऑप्शन सी है प्रकाश के घूर्णन के कारण, ऑप्शन डी है प्रकाश के परिवर्तन के कारण। तो ये पूछ रहा है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो ये देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण उठी हुई दिखाई देती है, इसलिए 28 का होगा ऑप्शन बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण से जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है। ऑप्शन ए है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश के व्यक्तिकरण के कारण या प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो ये पूछ रहा है कि किस कारण से जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है। तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इसलिए 29 का होगा ऑप्शन ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश हो वायु से कांच में जाए। ऑप्शन बी है वायु से जल में जाए, ऑप्शन सी है कांच से वायु में जाए और ऑप्शन डी है जल से कांच में जाए। तो ये पूछ रहा है कि सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश हो कांच से वायु में जाए तो सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है, इसलिए 13 का होगा ऑप्शन सी। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंच पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।